हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्लास 10th के मैथमेटिक्स सीजीबीएसई बोर्ड के क्लास लगातार आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हमने अभी फिलहाल चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, पॉलिनॉमियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में अभी एंटर करने वाले हैं। सिर्फ आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक्स। ठीक है, अब कोई भी चीज आप करते हो तो उसके लिए कुछ बेसिक्स नीड्स होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसको फॉलो करके क्या होता है, हम किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं। सेम चीजें मैथमेटिक्स में बेटा होता है बेटा। यहाँ पर हम जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके पहले उसके बेसिक्स क्लियर करते हैं कि किस मेथड या किस प्रोसीजर को फॉलो करके हम उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसी बेसिक्स की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड चैप्टर का नाम है आपका दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है दो चरों का रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब लीनियर होता है, चर का मतलब आप जानते हो वेरिएबल होता है। ठीक, चलिए चर और अचर, सबसे पहले इन वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कई दफा बच्चों को इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। देखिए, चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है, चर राशि वे राशियां होते हैं जिनका मान लगातार बदलते रहता है, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी और एक्स वाई जेड। ये सारे के सारे क्या है, चर राशियां हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी आप सोच सकते हो, सब के सब चर राशियां हैं। अचर राशि वे होती है जिनका मान कभी ना बदले, कांस्टेंट नंबर की बात करते हैं, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, टिट जहां तक जाते हैं। ठीक, ये सब के सब क्या है, अचर राशियां होती हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले के बारे में, जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं जो लिख रहा हूं, इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज है इसमें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, जीरो। सेम टू सेम, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसा, ऐसा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, ये दो तरीकों से हम क्या लिख सकते हैं, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब आपको ताजुब नहीं होना चाहिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बोलूं कि दोनों सेम है। आपके मन में फिर भी डाउट आ रहा होगा, सर सेम कैसे है। यहाँ पर आप c1 प्लस की इस तरफ लिखो, इज इक्वल टू उस तरफ अगर c1 जाता है तो ये माइनस में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। ये जो C1 के पोजीशन में यहाँ पर आएगा कांस्टेंट टर्म। जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे, वहां से अब जब आप डेटा निकालोगे, आई मीन टू से, कहने का मतलब मेरा ये है, जब उस क्वेश्चन को आप इस इक्वेशन के फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, उस केस में जब भी आप किसी कांस्टेंट टर्म को लोगे, तो पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन दोनों में जो कांस्टेंट टर्म है, उसको या तो दोनों कांस्टेंट टर्म को बराबर के इस तरफ लेना, या दोनों कांस्टेंट टर्म को बराबर के उस तरफ लेना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले इक्वेशन के लिए कांस्टेंट टर्म इस तरफ रखे और दूसरे इक्वेशन के लिए कांस्टेंट टर्म को उस तरफ लिखे, तो गलत हो जाएगा। वैसे में आपका जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग आएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है उसको क्या क्या बोलते हैं, उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं ना। जहां एक्स और वाई क्या है बेटा, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स वाई है वेरिएबल। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं बेटा चर। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, एक्स वाई क्या है, चर राशि है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ओके, चलिए दूसरा, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं C1 C2 क्या है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, बोलते हैं इसको अचर। अचर मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद A1 कॉमा A2 कॉमा B1 कॉमा B2, ये सभी के सभी क्या है बेटा, चर के गुणांक है। क्या है, चर के गुणांक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है बेटा, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है मैंने चर के गुणांक, तो यहाँ पर देखिए चर राशियां कौन से है? एक्स और वाई, ये सभी के सब चर राशि है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई में लिखा हुआ चर राशियां, चर राशियों के साथ a1 गुणा में है ना, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? चर के गुणांक। यहाँ पर बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर a1 लिखा है फिर x लिखा है, आपके मन में आ रहा होगा सर आपने अभी तो चर राशियों में a का भी नाम लिखा, x का भी नाम लिखा, आपका डाउट वाजिब है। मैं आपको बता देता हूँ, ये a1 जो b1 लिखा है ना, यहाँ पे कोई ना कोई डेटा लिखा होगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल दैट जब क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो उस क्वेश्चन में जो भी अलजेब्रिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे कोई डेटा लिखा होगा। मैं डेटा लिख के दिखाता हूँ कुछ ऐसा, जैसे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन में बोला जाता है एक गाय के 4 पैर 2 आंख है, उसी जगह पे एक बकरी है उसके 1 हाथ 2 पैर है, जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसमें कुछ ऐसा डेटा आएगा आपका 3x प्लस 2y प्लस यहाँ पे c1 की जगह क्या आएगा? कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी सेम आएगा, ऐसा मान के चलिए 5x प्लस 4y, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, मान के चलिए ऐसा। ठीक, इसको पूरा कंप्लीट रूप से हमको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखिए चर राशियां अब आपको सिर्फ दो ही दिख रहे होंगे, एक एक्स दूसरा वाई, एक एक्स दूसरा वाई, बाकी सब क्या है? अचर राशियां हैं, डेटा आपको दिख रहा होगा ना। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 जो लिखा है, इन सभी को हम लोग अचर राशियां मानेंगे ना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इसको हम लोग चर के गुणांक मानेंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्या मानेंगे? वेरिएबल मानेंगे। बस ये डाउट आपको नहीं रखना है, पूरा माइंड में क्लियर रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि दो चर के जो रैखिक समीकरण होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग कौन कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं, जिस मेथड के थ्रू हम इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं ना, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ओके, हिंदी में कहते हैं बेटा हल करने की विधि, हल करने की विधि। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, क्वेश्चंस को हल करने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड अप्लाई करते हैं ना। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा ग्राफ विधि, ग्राफ विधि, ठीक है, इंग्लिश में भी इसे ग्राफ मेथड बोलते हैं, ग्राफ मेथड, ओके। दूसरा इसमें आते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेटा बीज गणितीय विधि। कौन सा मेथड सॉल्व करते हैं इसमें? बीज गणितीय विधि, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। ओके, चलिए बीज गणितीय विधि को हम लोग तीन अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें से आपको कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे ना। मैं सबके नाम अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है बेटा विलोपन विधि। क्या होता है? विलोपन विधि, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है बेटा आपका तिर्यक गुणन विधि। क्या बोलते हैं? तिर्यक गुणन विधि, ठीक है, इस मेथड को इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। ये तीन मेथड्स होते हैं जिसका हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इनमें से आपको बता देता हूँ, ये दो मेथड है जो आपके यहाँ पर सिलेबस में देखने को मिलते हैं। मैं आपका आपके कहने मेरे कहने का मतलब ये है, आपका जो बुक है सीजीबीएसई बोर्ड का, उसमें ये दो मेथड्स को दिखाया गया है, ठीक। ये जो तीसरा मेथड आपको दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसे पता नहीं प्रकाशक ने क्यों नहीं छापा, इसको स्किप कर दिया गया है, ठीक। इन दोनों मेथड से ही हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये जो थर्ड मेथड है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, हम इतना ज्यादा लोड या प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम इन दोनों मेथड में खुश हैं, तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों मेथड से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन मेथड छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्राफ मेथड से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में ना। ग्राफ मेथड
मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीजन ये है, आप सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो ग्राफ मेथड ही पहले पढ़ोगे ना। ग्राफ मेथड से रिलेटेड हम किस टाइप के ग्राफ यहाँ पर देखते हैं और ग्राफ के अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, ग्राफ मेथड में सबसे पहला केस देखिएगा, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट केस में मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने वाला हूँ, ऐसा देखिएगा ध्यान से ना। ये ऐसा मैंने ग्राफ बनाया ना, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ठीक है, कौन सा है, एक्स एक्सिस, ओके, और ये कौन सा है बेटा, वाई एक्सिस। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला हिस्सा होता है बेटा ओरिजिन। ठीक है, इस एक्सिस के अंतर्गत जब आप ग्राफ लोगे, ठीक है, तो ग्राफ में भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करोगे। इसके अंतर्गत आपके पास कितने इक्वेशंस होंगे, दो इक्वेशंस होंगे, मतलब दो इक्वेशंस दो सॉल्यूशन, तीन इक्वेशंस तीन सॉल्यूशन। यहाँ पे दो इक्वेशंस है, आपके पास दो लाइनें होगी, एक लाइन ऐसा जाता है, मान के चलिए एक लाइन ऐसा जाता है, ठीक है, और ये दोनों लाइनें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये दो लाइनें जो ग्राफ में आपको मिलेंगी और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हिंदी में कटान बिंदु। क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए उसके बाद दूसरा इधर बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर किसी एक ही पॉइंट पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ये केस किसका है बेटा, अद्वितीय हल का है। किसका केस है, अद्वितीय, अद्वितीय हल का है ना, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये एक केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बात करते हैं ना, एक और केस दिखा रहा हूं मैं ग्राफ में, एक दूसरा केस भी आपको देखने को मिलेगा ग्राफ में। सेम यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऐसा देखिए यहाँ पे फिर से ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये कौन सा है, वाई एक्सिस है, और ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक, यहाँ पर दूसरे केस में देखते हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे से क्या चले, समानांतर चले। समांतर चले मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान हो, कभी भी इन दोनों के बीच की दूरी ना बढ़े। समांतर रेखाएं कैसे बोलते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो हमेशा साथ साथ चले, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, इक्वल हो, अनंत तक इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, एक समान होगी। अगर दोनों 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से चल रहे हैं तो बिल्कुल हर वक्त हर समय हर जगह इन दोनों के बीच की दूरी कैसी रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोल देंगे, समांतर रेखाएं बोल देंगे ना। यहाँ पर वही लिख देता हूं मैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो सीधी सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट्स पे कट नहीं करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसका कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अगर दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसे आप लोग बोलेंगे कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। बिल्कुल ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना आपके लिए। जब ग्राफ सॉल्व करोगे इन्हीं चीजों के बारे में आपको पूछा जाएगा और यही आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। कोई हल नहीं इंग्लिश में बोलते हैं विशेषण नो सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ समांतर रेखाएं भी लिखा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और केस है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए, ग्राफ विधि के दो केस मैंने बताया, दोनों आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम बात करें तीसरे केस में। चलो थर्ड केस देखते हैं ना। थर्ड केस में फिर से आप एक ऐसी ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा और ये कौन सा होगा, वाई एक्सिस, और ये क्या होगा बेटा आपका ओरिजिन। अब थर्ड केस में देखना, थर्ड केस में क्या होता है, एक लाइन खींचते हैं बेटा, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन जाती है, एक लाइन के ऊपर कौन सा बेटा, दूसरा लाइन, ऐसा ध्यान से देखिएगा ना मैं क्या करूं, ऐसा। अब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चल गया, तो मुझे बताइए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां कहां पे कट कर रही है,
तो आप बोलोगे सर ये तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चढ़ गया है, तो कहाँ पे कट करेगा? भाई हर एक जगह पे कट करेगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है नहीं, तो हर एक पॉइंट पे जितने सारे आपको पॉइंट मिल रहे हैं सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। सीधी सी बातें करेंगे कि नहीं करेंगे? मत कहने का मतलब ये है इनफाइनाइट टाइम्स हर जगह आपको इसमें क्या मिलेगा? एक दूसरे को टच करते हुए मिलेगा। तो उस कंडीशन में इन रेखाओं को बोलते हैं बेटा हिंदी में समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं ना, चलिए एक दूसरे को अगर ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए तो इसे समपाती रेखाएं बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं, अगर ये दोनों लाइनें हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस कंडीशन में आपको कैसे हल मिलेंगे? दोनों में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, अनंत हल मिलेंगे बेटा। कैसे मिलेंगे? अनंत हल, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे ना, हर एक पॉइंट पर एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये कौन सा केस है? अनंत हल का सॉल्यूशन है, केस है ना, अनंत हल का केस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसे ही बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो आई होप सो यहां तक आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये थे नॉर्मल बेसिक्स जो चैप्टर 2 में आपके बहुत अच्छे से काम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। उससे पहले हम ग्राफ मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर आपको करवाने वाले हैं ना। सारा डाउट्स यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर होगा। बस आप पूरा धैर्य रख के वीडियो को हमें फॉलो कर लीजिए। हर एक वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट से बेसिक आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से बनेगा और मैथ्स में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जिससे आप सॉल्व ना कर पाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।